नमस्कार बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लास्ट लेक्चर पर हम लोग लीजेंड्स पढ़ रहे थे। ठीक है, लीजेंड्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, हेक्साडेंटेट लीजेंड्स तक पहुंच गए थे। टाइम ओवर होने की वजह से या अधूरा छूट गया था। चलो इसको देखते हैं। हेक्साडेंटेट लीजेंड का मतलब क्या हुआ? पर लीजेंड 6 डोनर एटम्स। एक लीजेंड के पास 6 डोनर एटम होंगे। समझ गए? ठीक। एग्जाम्पल लिया था इसका एथिलीन, डाइअमाइन, टेट्रा एसीटेट। नाम बोलो। एथिलीन, डाइअमाइन, टेट्रा एसीटेट। इन सारे वर्ड्स को अगर एक साथ लिखूं तो इसका शॉर्ट नेम आता है EDTA 4-। एथिलीन, डाइअमाइन, टेट्रा एसीटेट को क्या बोलते हैं? EDTA 4-। क्यों आया? क्योंकि ये देखो 4- आपको दिखाई दे रहा। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। दिस EDTA इज ऑल्सो यूज्ड टू रिमूव, याद कर लेना इसको, अक्सर पूछा जाता है। यूज्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम EDTA का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? अब चलो 6 डोनर एटम ढूंढते हैं। इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, बना दो। इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होगा, बना दो। चलो 6 डोनर एटम को सर्च करते हैं। पहला डोनर एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो पर लीजेंड कितने डोनर एटम हो गए? 6 डोनर एटम हो गए। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हेक्साडेंटेट लीजेंड। एग्जाम्पल क्या है? EDTA 4-। किस लिए यूज़ किया जाता है? ये वाटर की हार्डनेस रिमूव करने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट टाइप का लीजेंड, दैट इज कॉल्ड चिलेटिंग लीजेंड। क्या नाम होता है बेटा उसका? चिलेटिंग लीजेंड्स। क्लियर है? लिखता हूं मैं, चिलेटिंग लीजेंड्स। अब ये जो चिलेटिंग वर्ड है, ये चिलेशन से आया है। किससे आया है? चिलेशन। और चिलेशन सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में हमारे नॉलेज में आता है, जहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंट्रामोलिकुलर। वहाँ पर हम सीखते हैं कि चिलेशन का मतलब होता है रिंग का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? रिंग का फॉर्मेशन। तो चिलेटिंग लीजेंड्स जरूर ऐसे लीजेंड्स होंगे जो रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। किसके साथ करेंगे? सेंट्रल मेटल के साथ। किसके साथ? सेंट्रल मेटल के साथ। क्लियर हो गया? तो फिर से देखो, नाम बोलो क्या है? चिलेटिंग लीजेंड्स। चिलेटिंग वर्ड कहाँ से आया? चिलेशन से। चिलेशन का मतलब क्या है? रिंग का फॉर्मेशन। मतलब ये लीजेंड्स सेंट्रल मेटल के साथ किसका फॉर्मेशन करते हैं? रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। चलो इस बात को हम लिखते हैं। चिलेटिंग लीजेंड्स ये हमेशा पॉलीडेंटेट लीजेंड्स होते हैं। मतलब पॉलीडेंटेट लीजेंड्स ही बिहेव करते हैं एज अ चिलेटिंग लीजेंड्स। क्लियर है? तो चिलेटिंग लीजेंड्स कौन होते हैं? पॉलीडेंटेट लीजेंड्स ऑलवेज। ये पॉलीडेंटेट लीजेंड्स क्या करते हैं? रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। अभी एग्जांपल पे देखना, फॉर्म रिंग विद किसके साथ? सेंट्रल मेटल के साथ। कितने मेंबर की? तो 5 to 6 मेंबर की। पॉलीडेंटेट लीजेंड्स जो सेंट्रल मेटल के साथ रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, उन लीजेंड्स को क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लीजेंड्स बोलते हैं। बात समझ में आया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। ओके, अगली बात। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में चिलेटिंग लीजेंड प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा? चिलेटिंग लीजेंड्स प्रेजेंट्स होंगे, तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब जितना ज़्यादा चिलेशन होता जाएगा, दैट मीन्स कि जितनी ज़्यादा रिंग्स बनती जाएंगी किसी कॉम्प्लेक्स में, उतनी ज़्यादा उस कॉम्प्लेक्स की क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। बात समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ तक? नहीं। तो लिखता हूँ मैं, प्रेजेंस ऑफ चिलेटिंग लीजेंड्स, presence of chelating lesions, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। किसकी स्टेबिलिटी? कॉम्प्लेक्स की क्या करती है? इंक्रीजेस। ठीक है, तो चलो छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब दो। चिलेशन का मतलब क्या होता है? रिंग का फॉर्मेशन। कितने मेंबर की रिंग? 5 से 6 मेंबर की रिंग। चिलेटिंग लीजेंड की तरह कौन बिहेव कर सकता है? मोनोडेंटेट कि पॉलीडेंटेट? आंसर है पॉलीडेंटेट लीजेंड। क्या करते हैं? ये सेंट्रल मेटल के साथ रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, और इनकी उपस्थिति की वजह से, इनके प्रेजेंस में की वजह से उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ओके। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि लिखा हुआ है CuEn का होल ट्वाइस 2+। ये कॉम्प्लेक्स है, CuEn का होल ट्वाइस 2+। अब ये कैसे बनेगा? तो कॉपर सेंट्रल मेटल, लिखो कॉपर। इन का मतलब लास्ट लेक्चर पे मैंने सिखाया था एथिलीन डाइअमाइन।
एथिलीन डायमाइन क्या होता है? CH2 CH2 NH2 NH2। अब मुझे बताओ ये पॉलीडेंटेट है कि नहीं है? कैसा डेंटेट है ये? पॉली में कैसा? बाइडेंटेट। अब ये नाइट्रोजन अपना सेंट्रल लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो ये ईन नाम का ये जो पॉलीडेंटेट लीजेंट है, इसने सेंट्रल मेटल के साथ एक रिंग का फॉर्मेशन किया। कितने मेंबर की है? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर के रिंग का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब है कि यही चिलेटिंग लीजेंट होगा या फिर ये रिंग का फॉर्मेशन चिलेशन कहलाएगा। ईन का होल ट्वाइस, एक और ईन है CH2 CH2 NH2 NH2 लोन पेयर डोनेट, लोन पेयर डोनेट। क्लियर हुआ? चार्ज कितना है? 2+ चार्ज है। तो ये जो रिंग का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं यही चिलेशन है। यही क्या है? चिलेशन है। क्लियर हुआ इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। क्या है चिलेशन? रिंग का फॉर्मेशन। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं, कोई डाउट नहीं। ओके, अगर कोई डाउट नहीं तो एक छोटा सा एग्जांपल देखो। जैसे कि लिखा है CO NH3 का होल 6 3+। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ मैंने क्यों 3+ लिखा, यहाँ क्यों 6 लिखा। ये आज के लेक्चर में आ जाएगा ये टॉपिक। CO NH3 का होल 6 3+। दूसरा कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है CO इन NH3 का होल 4 3+। नेक्स्ट इज लाइक दिस CO इन का होल ट्वाइस NH3 का होल ट्वाइस 3+। एंड द लास्ट वन इज CO EN का होल थ्राइस 3+। कहता है कि इन सभी कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करो। किसके ऑर्डर में अरेंज करो? स्टेबिलिटी। ठीक है, तो चलो देखो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इनको अरेंज करेंगे। अमोनिया कैसा लीजेंड होता है? मोनोडेंटेट। अगर ये मोनोडेंटेट है मतलब सिर्फ एक ही डोनर एटम होगा इसके पास। तो एक ही डोनर एटम है तो रिंग तो बना ही बनाएगा। रिंग बनाने के लिए कम से कम कितने डोनर? जैसे ये मेटल है, ये सेंट्रल मेटल है, तो ये कम से कम 2 डोनर एटम होने चाहिए, तब दोनों जाके रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे रिंग बन जाएगी। क्लियर? तो अमोनिया तो रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकता क्योंकि मोनोडेंटेट है। यहाँ देखो इन बाइडेंटेट पॉलीडेंटेट, यस चिलेशन होगा, एक रिंग प्रेजेंट होगी। यहाँ इन का होल ट्वाइस 2 रिंग होंगी, इन का होल थ्राइस 3 रिंग होंगी। नो चिलेशन, 1 चिलेशन, 2 चिलेशन, 3 चिलेशन। तो जैसे जैसे चिलेशन या रिंग का फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या करती जाएगी? इनक्रीज करती जाएगी। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि इधर से इधर जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज करेगी क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? चिलेशन के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना सभी लोग। क्लियर है? कोई रिंग नहीं, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। मतलब आंख बंद करके भी दिखाई दे रहा है यार कि रिंग्स बढ़ रही हैं, चिलेशन बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी भी क्या करेगी? इनक्रीज करेगी। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, इसका नेक्स्ट लीजेंट आता है दैट इज नेम्ड एज फ्लेक्सी डेंटेट लीजेंट्स। पढ़ो क्या लिखा है? फ्लेक्सी डेंटेट लीजेंट्स। अब ये क्या होता है, इसकी कहानी क्या है, तो जरा समझते हैं। एक ऐसा लीजेंट, नाम में ही सब कुछ है, नाम पर फोकस करेंगे। किस पर फोकस करेंगे? नाम पे। ठीक है, फोकस करो। एक ऐसा लीजेंट जिसकी डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल है लीजेंट जिसकी डेंटिसिटी क्या हो? फ्लेक्सिबल हो। मतलब अगर कोई बाइडेंटेट है मतलब वो कभी कभी मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है, डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल हो गई। कोई हेक्साडेंटेट तो वो पेंटा की तरह भी बिहेव कर सकता है, टेट्रा की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो डेंटिसिटी क्या हो गई? फ्लेक्सिबल हो गई। फील करो इस बात को। हाँ, अगर कोई मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट मतलब एक ही डोनर एटम है, तो वो फ्लेक्सीडेंटेट नहीं हो सकता है क्योंकि उसके पास तो एक ही डोनर एटम है ना। और अगर वो भी देना बंद कर देगा तो फिर वो लीजेंट ही नहीं रहेगा। मतलब फ्लेक्सीडेंटेट लीजेंट की तरह कौन बिहेव करेगा? मोनोडेंटेट की पॉलीडेंटेट? तो आप कहेंगे जो पॉलीडेंटेट है वो बिहेव करेंगे ऐसा फ्लेक्सीडेंटेट लीजेंट। बिल्कुल सही बात है। तो मैं कहूँगा कि फ्लेक्सीडेंटेट लीजेंट्स कौन होते हैं? पॉलीडेंटेट लीजेंट्स ऑलवेज। इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि
all donor atom of a leasant donate its electron pair to the central metal। सारे के सारे डोनेट करेंगे, लेकिन करें ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे दो डोनर एटम है, कितने हैं? दो। दो में से एक ही डोनेट कर रहा है, तो था तो बाइडेंटेट लेकिन बिहेव कर रहा मोनोडेंटेट की तरह, तो उसकी जो डेंटिसिटी है वो फ्लेक्सिबल हो गई। क्या हो गई? फ्लेक्सिबल हो गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। ठीक है, आगे देखो। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, सल्फेट का एग्जाम्पल लो। सल्फेट, अब सल्फेट सब जानते हो कि सल्फेट एक बाइडेंटेट है। सल्फेट कैसा है? बाइडेंटेट लीजेंट। बट इट कैन आल्सो एक्ट एज मोनोडेंटेट। ये कैसे पता चलेगा? तो ये जब हम कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो वहाँ पर हमें समझ में आ जाता है, छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करने से, कि यहाँ पर सल्फेट बाइडेंटेट है कि मोनोडेंटेट है। जैसे हम बात करें EDTA की, EDTA 4-। अब अभी अभी पढ़ा कि EDTA 4-, ये हेक्साडेंटेट है। कैसा है? हेक्सा। 6 डोनर एटम होते हैं। कितने? 6। लेकिन 6 में से सिर्फ 5 ही अगर डोनेट कर रहे हैं तो आल्सो एक्ट एज अ पेंटा। 4 ही डोनेट कर रहे हैं तो टेट्राडेंटेट लीजेंट्स। समझ में आया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। तो फ्लेक्सीडेंटेट लीजेंट्स कौन से लीजेंट्स होते हैं? हमेशा पॉलीडेंटेट लीजेंट्स होते हैं। दूसरी बात, किसी भी लीजेंट के पास जितने भी डोनर एटम हो, सभी के सभी डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। मतलब उनकी डेंटिसिटी क्या है? फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। तो दीज आर कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेट लीजेंट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ओके। इसके बाद लास्ट आता है, लास्ट 9th वन, एंड दैट इज अ एम्बीडेंटेट लीजेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ोगे लिखा हुआ है एम्बीडेंटेट लीजेंट्स। पहला क्वेश्चन, एम्बीडेंटेट लीजेंट्स कौन से लीजेंट्स हो सकते हैं? मोनोडेंटेट, जिसे आप यूनी भी बोलते, या फिर पॉलीडेंटेट। तो एम्बीडेंटेट लीजेंट्स कौन से लीजेंट्स हो सकते हैं? यूनिडेंटेट लीजेंट्स हो सकते हैं। यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लीजेंट्स ऑलवेज, अगर कोई एम्बीडेंटेट लीजेंट है तो इसका मतलब वो यूनिडेंटेट होगा, लेकिन इसका रिवर्स सही नहीं है। ऑल एम्बीडेंटेट आर यूनिडेंटेट, बट ऑल यूनिडेंटेट आर नॉट एम्बीडेंटेट। अभी समझाऊंगा मैं इसको थोड़ी देर बाद। फिर से देखो, एम्बीडेंटेट लीजेंट्स कौन से लीजेंट्स होते हैं? यूनिडेंटेट की पॉलीडेंटेट? आंसर इज यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट लीजेंट्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ओके। अब एम्बीडेंटेट लीजेंट्स वो यूनिडेंटेट लीजेंट्स होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होता। अब सब फंस गए चक्कर में, लग गया चक्कर। एक से ज्यादा डोनर एटम है तो वो यूनिडेंटेट कैसे होंगे रे? होंगे, देखो कैसे। डोनर एटम तो एक से ज्यादा है, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता। क्या बोला? एट अ टाइम सिर्फ एक ही डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। जब दोनों, एक जैसे कि मैंने कहा कि 2 डोनर एटम है तो उससे तो बाइडेंटेट होना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई एक ही डोनेट करेगा, दोनों डोनेट नहीं कर सकते। एक ही डोनेट करेगा तो वो यूनिडेंटेट हुआ ना। तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, हैव मोर देन वन डोनर एटम। एक से ज्यादा डोनर एटम है, बट एट अ टाइम ओनली वन डोनर एटम डोनेट। क्या डोनेट? इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। और क्या डोनेट? हाथी घोड़ा थोड़ा ना डोनेट, राजा महाराजा थोड़ा ना हम लोग। डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर किसको? टू द सेंट्रल मेटल। और अगर जितने भी डोनर एटम है वो सब साइमल्टेनियसली एक साथ डोनेट कर दें तो फिर वो यूनिडेंटेट नहीं होगा, तो वो एम्बीडेंटेट भी नहीं होगा। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, क्लियर। अगली बात, ऑल एम्बीडेंटेट, जितने भी एम्बीडेंटेट हैं, आर यूनिडेंटेट। जितने भी एम्बीडेंटेट है वो सभी यूनिडेंटेट हैं, बट ऑल यूनिडेंटेट आर नॉट एम्बीडेंटेट।
आर नॉट एम्बिडेंटेट, क्या बेटा, लीजेंड्स। छोटी सी बात फिर से समझते हैं। एम्बिडेंटेट लीजेंड्स कौन से लीजेंड्स होते हैं? यूनिडेंटेट लीजेंड्स होते हैं। यूनिडेंटेट लीजेंड्स होते हैं कौन से यूनिडेंटेट लीजेंड? ऐसे यूनिडेंटेट लीजेंड जिसके पास डोनर एटम तो कई सारे हैं, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और अगर एक ही डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो वो यूनिडेंटेट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, आगे समझते हैं। एम्बिडेंटेट लीजेंड्स में जो लिंकिंग एटम होता है ना, स्पेलिंग सही करता, जो लिंकिंग एटम होता है, लिंकिंग एटम का मतलब क्या है? डोनर एटम। लिंकिंग एटम इज ए डिफरेंट। लिंकिंग एटम क्या होता है? डिफरेंट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखो एग्जांपल। तीन ही एग्जांपल हैं इसके। पहला एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है NO2 माइनस, क्या लिखा है? NO2 माइनस। अब इसका जरा लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। N, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे माइनस, जिस पे माइनस सिंगल, बाजू वाले पे डबल। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, यस देयर इज अ लोन पेयर। तो ये जो NO2 माइनस है, इस NO2 माइनस में नाइट्रोजन का लोन पेयर भी सेंट्रल मेटल को डोनेट हो सकता है, या फिर इस ऑक्सीजन पर प्रेजेंट ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी सेंट्रल मेटल को डोनेट कर सकता। मतलब NO2 माइनस नाइट्रोजन की हेल्प से भी सेंट्रल एटम से अटैच्ड हो सकता, लिंक हो सकता, या फिर NO2 माइनस ऑक्सीजन की हेल्प से भी सेंट्रल मेटल के साथ क्या हो सकता है? अटैच्ड हो सकता। तो दो डोनर एटम है, एक नाइट्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों एक साथ डोनेट नहीं करेंगे। एक साथ डोनेट करेंगे तो बाइडेंटेट हो जाएगा। या तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा। सपोज करो नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो वो NO2 होगा, और अगर ऑक्सीजन ने डोनेट किया, इस ऑक्सीजन ने डोनेट किया, तो वो कुछ ऐसा होगा। O, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। N डबल बॉन्ड O। NO2 माइनस का अगर लिंकिंग एटम नाइट्रोजन है, लिंकिंग एटम मतलब वो एटम, अरे लिंकिंग एटम मतलब डोनर एटम और कुछ भी नहीं, नाइट्रोजन, तो उसे हम नाइट्रो बोलेंगे। और अगर ऑक्सीजन है तो वो नाइट्राइटो कहलाएगा। अब ये याद करने वाली बात है, नाइट्रो कहलाएगा या फिर नाइट्राइटो कहलाएगा। इसी से एक आइसोमेरिज्म निकल के आती है जो आप नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो लिंकिंग एटम अलग है, या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। समझा कि नहीं समझा? तो NO2 माइनस कैसा लीजेंड हुआ? एम्बिडेंटेट लीजेंड। कैसा लीजेंड? एम्बिडेंटेट। क्यों एम्बिडेंटेट है? क्योंकि इसके पास दो डोनर एटम है, बट एट अ टाइम सिर्फ एक ही डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। इधर नाइट्रोजन देन कॉल्ड नाइट्रो, और ऑक्सीजन देन कॉल्ड नाइट्राइटो। सेकंड दूसरा एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल है CN माइनस। CN माइनस, अब इसे भी समझना बहुत ही जरूरी है, गौर से देखो। CN माइनस में ये जो माइनस है ये कार्बन पे भी हो सकता है और नाइट्रोजन पे भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं इसे ऐसा बनाऊं CN, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन के पास एक बॉन्ड कम बना रहा है, एक माइनस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास है? कार्बन के पास। तो यहां पर लिंकिंग एटम कौन होगा? कार्बन होगा। लेकिन अगर CN माइनस को मैं ऐसा बनाता हूं C डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, जल्दी चेक कर लो, 4 खुद के होते हैं, 4 शेयरिंग से मिल गए, 4 4 8। नाइट्रोजन के एक बॉन्ड कम बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, यहां पर एक चार्ज आ जाएगा माइनस। तो CN माइनस में माइनस कार्बन पे भी हो सकता है और कार्बन माइनस नाइट्रोजन पे भी हो सकता है। अगर माइनस कार्बन पे मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पे, तो डोनेशन यहां से होगा, लिंकिंग एटम कार्बन होगा। अगर माइनस नाइट्रोजन पे तो डोनेशन नाइट्रोजन से होगा, लिंकिंग एटम नाइट्रोजन कहलाएगा। समझ में आया? तो अगर कार्बन डोनेट करेगा तो वो कुछ ऐसा होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, हम इसे साइनो बोलेंगे। और अगर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा। आप जानते हैं CN साइनो होता है, NC आइसोसाइनो होता है, या इसे साइनाइड, इसे आइसोसाइनाइड, कुछ भी आप लिख सकते हैं। साइनो, आइसोसाइनो। साइनो का लिंकिंग एटम C, आइसोसाइनो का लिंकिंग एटम N। क्लियर हो रहा है इतना? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल एम्बिडेंटेट लीजेंड का। सिर्फ 3 ही एग्जांपल है, बस 3 ही पढ़ने हमको। तीसरा एग्जांपल, थर्ड वन इज SCN माइनस। SCN माइनस, जरा इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4।
3 4, या फिर कोई ऐसा कहे 2 2 4, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही होंगे एक दूसरे का, और कुछ भी नहीं है। सल्फर एक बॉन्ड कम बना रहा है, माइनस चार्ज, या नाइट्रोजन एक बॉन्ड कम बना रहा है, माइनस चार्ज। तो ये जो माइनस है ना, माइनस, दिस माइनस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सल्फर एंड नाइट्रोजन। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है ये, माइनस सिंगल पाई माइनस सिग्मा पाई, तो कॉन्जुगेशन से ये आ जाता है, ठीक है ना। तो इसके पास माइनस चार्ज सल्फर पे भी हो सकता है, नाइट्रोजन पे भी हो सकता है। अगर सल्फर पे माइनस है तो सल्फर डोनर एटम होगा, लिंकिंग एटम होगा। नाइट्रोजन पे माइनस है तो नाइट्रोजन डोनर एटम या लिंकिंग एटम होगा। लेकिन दोनों एक साथ डोनेट नहीं करेंगे, या तो सल्फर करेगा या तो नाइट्रोजन करेगा। अगर सल्फर डोनेट करेगा तो वो कुछ ऐसा होगा, SCN, मैं डायरेक्ट लिख देता है, बॉन्ड नहीं देखा है बीच में, SCN। अब CN को बोलते हैं साइनो, और जब सल्फर लग जाता है तो उसे थायोसाइनो बोलते हैं, जैसे OH अल्कोहल, SH थायो अल्कोहल, तो इसका नाम होगा थायोसाइनो। और अगर नाइट्रोजन ने डोनेट किया, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो कुछ ऐसा होगा, N, नाइट्रोजन ने डोनेट किया, CS, NCS। अब देखो यहां NC है, NC, CN साइनो है, NC क्या होता है, आइसोसाइनो, तो नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो। तो कितने एग्जांपल है, 3। कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज NO2 माइनस, सेकेंड वन इज CN माइनस, थर्ड वन इज SCN माइनस। ये तीनों ही एम्बीडेंटेट लीजेंड्स है। कौन से लीजेंड्स हैं बेटा, एम्बीडेंटेट लीजेंड। हैव मोर देन वन डोनर एटम बट एट अ टाइम, इसके पास डोनर एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बट एट अ टाइम ओनली वन डोनर एटम कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके पास कार्बन भी डोनर एटम है, नाइट्रोजन, बट एट अ टाइम दोनों में से कोई एक डोनेट करेगा। इसके पास सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, बट एट अ टाइम या तो सल्फर डोनेट करेगा या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा। नाइट्रोजन डोनेट करेगा नाइट्रो कहलाएगा, ऑक्सीजन डोनेट करेगा नाइट्राइटो कहलाएगा, कार्बन डोनेट करेगा साइनो कहलाएगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा आइसोसाइनो, सल्फर डोनेट करेगा थायोसाइनो, नाइट्रोजन डोनेट करेगा आइसो थायोसाइनो कहलाएगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेंड्स। किसका क्लासिफिकेशन, लीजेंड्स। कितने टाइप के आए, कई टाइप के आए, कई टाइप के आए लीजेंड्स। कौन कौन से है, पहला आया था यूनिडेंटेट, सेकेंड वन इज अ बाई, नेक्स्ट वन इज अ ट्राई, नेक्स्ट वन इज अ टेट्रा, नेक्स्ट पेंटा, नेक्स्ट हेक्सा, नेक्स्ट चिलेटिंग, नेक्स्ट वन इज अ फ्लेक्सीडेंटेट, फ्लेक्सिबल चिलेटिंग रिंग बनाया, फ्लेक्सीडेंटेट फ्लेक्सिबल, और लास्ट वन इज अ एम्बीडेंटेट लीजेंड्स। तो इतने टाइप के, टोटल 9 टाइप के हमारे पास क्या आ गए, लीजेंड्स आ गए। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसमें से जो पहला टर्म था वो हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, जिसमें टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा था। दूसरा टर्म हम लोगों ने पढ़ा लीजेंड्स, लीजेंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, लीजेंड्स का क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो तीसरा टर्म आने वाला है, थर्ड टर्म, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर, इन शॉर्ट कुछ ऐसा लिखते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर। जब मैंने आपको वार्नर थ्योरी पढ़ाई थी, कौन सी थ्योरी, वार्नर, तो कॉम्प्लेक्स को कुछ ऐसा दिखाया था, कटायन एक स्क्वायर ब्रैकेट, सेंट्रल मेटल, लीजेंड्स होल एन डब्बा बंद, अगर कैटायन नहीं होगा तो एनायन होगा। और ये जो एन है, एन, इसी को मैंने बोला था नंबर ऑफ लीजेंड्स, और कहा था कि अधूरी डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ लीजेंड्स को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देते हैं। नंबर ऑफ लीजेंड्स को ही क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये अधूरी बात थी, आज उसको पूरी करने का समय आ गया है। तो एन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर नंबर ऑफ लीजेंड्स, ये अधूरी बात है, आज उसको पूरा करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो नाम में ही वर्ड आ रहा, कोऑर्डिनेशन, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, बोलो मेरे साथ, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लीजेंड्स विद द सेंट्रल मेटल। लीजेंड्स जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स सेंट्रल मेटल के साथ बनाएगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। तो छोटी सी डेफिनेशन है, बिल्कुल जरा नन्ही मुन्नी सी। क्या डेफिनेशन, द
total number of coordinate bonds formed by ligands with central metal. क्लियर? अगर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे, कितने? 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाएगा? 6. विद सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल. समझ में आ गया? या फिर इसी को लैंग्वेज चेंज करके दूसरी डेफिनेशन. अब जरा फील करो, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाएंगे. अगर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को लीजेंड्स क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है. तो इसी की दूसरी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लीजेंड्स and accepted by central metal is called coordination number of central metal. अब इससे छोटी डेफिनेशन नहीं हो सकती. लीजेंड्स जितने कोऑर्डिनेट, चलो गोली मार दो जो भी लिखा, मैं फिर से बताता हूँ. लीजेंड्स सेंट्रल मेटल के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे वही उसकी क्या कहलाएगा? सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा. समझ में आया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं. कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का एक छोटा सा फार्मूला है जो यूजलेस फार्मूला है, लेकिन फिर भी मैं लिखूंगा उसको. कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फार्मूला होता है सम ऑफ डेंटिसिटी स्पेलिंग देख लेना. डेंटिसिटी लिखा है लीजेंसी इनटू एन. डेंटिसिटी का दूसरा नाम क्या है? लीजेंसी. ये छोटा सा फार्मूला है सम ऑफ डेंटिसिटी इंटू एन. एन क्या है? नंबर ऑफ लीजेंड्स. और ये वाला फार्मूला ना तो याद करना है ना तो यूज करना है. याद एंड यूज नहीं करना. अब जरा इसका मतलब समझो. अगर कोई मोनोडेंटेट लीजेंड है तो डेंटिसिटी कितनी हो गई? 1, और वो 6 है तो 1 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6. इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, मोनोडेंटेट लीजेंड है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और 6 ठो है मोनोडेंटेट लीजेंड तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6. अगला एग्जांपल, बाइडेंटेट लीजेंड. डेंटिसिटी 2. बाइडेंटेट लीजेंड 3 है तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6. अगला तरीका, बाइडेंटेट लीजेंड मतलब बाइडेंटेट लीजेंड मतलब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और हैं कितने? 3 हैं तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6. तो किसी भी तरीके से 6 आ सकता है. इस फार्मूले की हमें कोई ज़रूरत नहीं. जैसे एग्जांपल देखो, लिखा हुआ है CO NH3 का होल 6 Cl3. कहता है इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ. ठीक है, तो जरा देखो, अमोनिया मोनोडेंटेट लीजेंट है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. 6 अमोनिया 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे. जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वही क्या कहलाएगा? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर. फार्मूला यूज करना है. अमोनिया मोनोडेंटेट 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, आंसर 6. क्लियर हुआ? ठीक है, लेकिन ये फार्मूले से हम लोग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे. अगला एग्जाम्पल, लिखा है CU EN का होल ट्वाइस 2+ को कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर पाइए. तो चलो निकालना चालू करो. इन कैसा है? बाइडेंटेट. एक इन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 2 इन 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे. जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. फार्मूला यूज करना है. इन की डेंटिसिटी 2 है और इन 2 है, 2 इंटू 2 4. कैसे भी आप निकाल सकते हैं. अगला एग्जाम्पल, लिखा है CO EN का होल थ्राइस 3+. कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए. ओरल दिखाई दे रहा है. 3 2 6. यहाँ 6 था, 6 क्यों? ये मोनोडेंटेट है. 6 इंटू 1 6. बाइडेंटेट, एक 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 4 बॉन्ड बनाएंगे. बाइडेंटेट एक 2 बॉन्ड बनाएगा तो 3 6 बॉन्ड बनाएंगे. कौन से बॉन्ड बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्लियर हो गया? अगला एग्जांपल देखो, लिखा है CR OX का होल थ्राइस -6. उधर जाएगा +6, मतलब यहाँ 3 माइनस आना चाहिए. क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद है? ऑक्स बैल बाइडेंटेट. एक बैल 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो 3 बैल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया. क्लियर? अगला एग्जांपल, CO NH3 का होल 4
Cl2 4 2 6 प्लस 3 पे लेके जाना है, Cl आएगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए तो निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। अमोनिया यूनिडेंटेट, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 4 अमोनिया 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Cl एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 Cl 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बने, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बने, टोटल कितना हो गया 6। अब कोई कहता है कि सर ये वाला फार्मूला यूज़ करना, ये वाला फार्मूला यूज़ करना, तो देखो अमोनिया की डेंसिटी 1 है कितने 4, प्लस Cl की डेंसिटी 1 है कितना 2, अभी भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ओरल भी दिखता है 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 4 और 2 6। क्लियर? आप कैसे भी कर सकते हैं। अगला केस देखो, CO En का होल ट्वाइस, 2 2 4 2 6 Cl2 Cl, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पाइए। चलो निकालना चालू करो। ओरल दिख रहा है यार, अब 2 2 4 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे निकाला? बाइडेंटेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 बाइडेंटेट 4 कोऑर्डिनेट, 4 यहाँ से मिले और 2 यहाँ से मिले, ये यूनिडेंटेट, 4 2 6 हो गया। क्लियर हो गया इतना? कोई कन्फ्यूजन है किसी को? नहीं। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। फिर से मुझे समझाओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लीजेंड्स विद द सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर हो गया इतना? ठीक, ओके। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। अब ये बातें वो बातें हैं जिनकी हेल्प से हम किसी कॉम्प्लेक्स को लिखना सीखते हैं। अभी तक आप देख रहे हैं कि मैं कॉम्प्लेक्स को ऐसे फला 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 करके लिख दे रहा। अब आप भी सीख सकते हैं कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखते हैं। तो इंपॉर्टेंट बातें अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। अब क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर को वार्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी बोला था। सेकेंडरी वैलेंसी क्या था? कोऑर्डिनेशन नंबर। वहीं पर मैंने आपको सिखाया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज ऑलवेज फिक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर of central metal is always fixed and it depends upon charge and size of central metal। सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है, और ये किस पर डिपेंड करता है? उस मेटल पर प्रेजेंट चार्ज और उस मेटल के साइज पर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कौन सा मेटल कितने चार्ज पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। क्या सिखाने जा रहा हूँ? कौन सा मेटल कितने चार्ज पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये याद किया तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी आसान हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स तो हम पढ़ ही रहे हैं। क्लियर? पी ब्लॉक में हमें हेल्प मिलती है काफ़ी सारी इन बातों की। ठीक है, तो मैं ज़रा लिखता हूँ। ठीक है, और गौर से सीखना। Ag प्लस और Hg2 प्लस अगर कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शो करते हैं। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं? 2। क्लियर? फिर से ऐसी कई बार नौबत पड़ती है मेटलर्जी में भी बोलने की एंड पी ब्लॉक में भी बोलने की कि सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर, सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शो करता है। फिर से बोलता हूँ, सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शो करता है। अगला Cu+ और Au+, ये दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दोनों ही शो कर सकते हैं। क्लियर है? कॉपर +1 ऑक्सीडेशन पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दोनों शो कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। पढ़ने का तरीका देखो, ये पढ़ते कैसे हैं। सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शो करता है। इस तरीके से आप इन्हें लर्न करेंगे। ठीक है, अगला देखो, अगला एग्जाम्पल। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Cu2+, Hg2+, Ag2+, Cu2+, Hg2+, Ag2+, Pt2+, Pd2+, Cd2+, Mn2+, सब्र रखो बताता हूँ क्या है सब। Mn2+, Ni2+ एंड Zn2+। अगर इनमें से कोई भी ऐसा सेंट्रल मेटल एक्ट करता है, इनमें से कोई भी ऐसा सेंट्रल मेटल एक्ट करता है
तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करेगा? 4। जैसे मैं आपसे कहूँ कि पीटी अगर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो कॉम्प्लेक्स में वो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा? तो आप मुझे बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करेगा। Ni2+ अपने कॉम्प्लेक्स में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा? तो आंसर है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करेगा। क्लियर है? कौन कौन? Cu2+, Hg2+, Ag2+, Pt2+, Pd2+, Cd2+, Mn2+, Ni2+ एंड Zn2+। सभी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करेंगे? 4 शो करेंगे। क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अगला Cr3+, कौन है? Cr3+, Mn4+, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं याद कराता भी आपको। ये मैंने कहाँ से लिखा, कैसे लिखा, क्या तरीका है याद करने का, आपको ही बताऊंगा। Cr3+, Mn3+, Fe2+ हो या फिर Fe3+ हो, Fe2+ हो या Fe3+ हो, CO2+ हो या फिर CO3+ हो, ये दोनों ही 2+, 3+, 2+, 3+। समझ में आ रहा है इतना? ठीक। Ni4+, अब देखो डिफरेंस आया, दिस इज Ni2+ एंड दिस इज Ni4+। नेक्स्ट वन इज अ Pt4+, यहाँ Pt2+ था, यहाँ 4+ है। लास्ट वन इज अ Pd4+, Pt2+ था, यहाँ 4+ है। मतलब ये सभी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं। ये सभी जब भी कभी अपना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करते हैं? 6। जैसे एग्जांपल भी लिखता हूं मैं, Fe2+ का एग्जांपल फेरो होता है, K4 FeCN का होल 6। ये Fe+2 पर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। K3 FeCN का होल 6 Fe+3 पर है, निकाल लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोबाल्ट का कोई भी केस लिखता हूं मैं, CONH3 का होल 6 Cl3। आप चेक करो, कोबाल्ट +3 पर है, ये चेक करना आपका काम है। कोबाल्ट +3 पर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो कर रहा है? 6 शो कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, लाइक दिस, PtCl4 2-, PtCl4 2-। अब जरा चेक करो, पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट सबको निकालना आता। Pt+2 पर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। लेकिन अगर यहीं पर ऐसा लिखूं, Pt क्या Cl6, PtCl6, तो यहां पर हो जाएगा -6 उधर जाएगा +6, मतलब मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा 2-। दिस Pt+4, Pt+2 पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो कर रहा है, वही Pt+4 पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो कर रहा है। समझा कि नहीं? आप कॉम्प्लेक्स ये पढ़ते हैं, H2PtCl6, Pt+2 पर Pt+4 पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो कर रहा है? 6 शो कर रहा है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये केस। ये सारे आपको याद होने चाहिए। मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। AgHg ये तो डायरेक्ट याद हो जाएगा, Ag+Ag2+, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, Cu+Cu+Au+, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 4 हो सकता है। इनके लिए और इसके लिए ट्रिक देखो, कहीं होगी अगर, कहीं होगी अगर, कहीं होगी अगर, पटाते पटाते, क्या करते करते, पटाते पटाते, CD का मतलब है चांद पर, चांद पर, मान मान, समझ में आ रहा? मान जाएगी। कोशिश जारी रखो, कहीं पर तो मानी जाएगी। पढ़ो, कहीं होगी अगर, फिर सुनो, कहीं होगी अगर, पटाते पटाते चांद पर मान जाएगी, मान जाएगी। अगर इनमें से कोई है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। चलो इसके लिए पढ़ते हैं। अब इतना समय नहीं कि हम लोग बहुत देर उस पर डिस्कशन करें, ठीक है? इसकी ट्रिक, करो मन में फिक्र, करो मन में फिक्र, करो मन में फिक्र, कोई ना कोई, कोई ना कोई, करो मन में फिक्र, कोई ना कोई
पटेगी, पटे में पीटी पीडी दोनों आ जाएगा, पटेगी। पटेगी में फिर से बोला पीटी भी आ जाएगा और पीडी भी आ जाएगा। तो वापस आ जाओ, गाना गाओ मेरे साथ। करो मन में फिक्र, कोई ना कोई पटेगी। बस ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना। तो अब मैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ट्रिक तो नहीं दे सकता, इतना बोल सकता हूँ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड आयरन और कोबाल्ट चाहे लोअर हो चाहे हायर हो, दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करता है? 6। तो एक बार ये पूरा चार्ट मेरे साथ याद करेंगे यहीं पर, अदरवाइज ये याद होने वाला नहीं है। Ag प्लस Ag2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 2, Cu प्लस Au प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 4 दोनों हो सकता है। कहीं होगी अगर पटाते पटाते चांद पर मान जाएगी, ये सभी 2 प्लस पर है, 2 प्लस पर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एंड करो मन में फिकर, 2 प्लस 3 प्लस, कोई ना कोई 2 प्लस 3 प्लस पटेगी। समझ में आया? 4 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। अब ध्यान देने वाली बात, पीटी पर फोकस करूं। पीटी 2 प्लस पे 4 है, लेकिन पीटी 4 प्लस पे 6 है। समझ में आ रहा है? एनआई 2 प्लस पे 4 है, एनआई 4 प्लस पे 6 है। Cr 3 प्लस पे ऑलवेज 6 है, Fe 2 प्लस 3 प्लस या कोबाल्ट 2 प्लस 3 प्लस पे ऑलवेज कितना होगा? 6 होगा। तो वही तो मैंने आपको सिखाया भी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज क्या होता है? फिक्स होता है। डिपेंड करता है किस पर? डिपेंड करता है चार्ज एंड साइज ऑफ सेंट्रल मेटल। तो ये जितना भी आज यहाँ पर लिखा है सब छोटी सी ट्रिक के साथ लिखा है, और आप सबको ये याद करना है। क्या करना है? याद करना है। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। बस यही वो ट्रिक है जिसके हेल्प से मैं खुद कॉम्प्लेक्सेस को लिखता हूँ। मैं खुद ये पता लगा सकता हूँ कि, या आप भी पता लगा सकते हैं कि फला कॉम्प्लेक्स सही लिखा है कि गलत लिखा है। या फिर इसी ट्रिक की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आ जाते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखो, कहता है PT4 प्लस फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स PTEN का होल XCl y 2 प्लस। अब उसने कहा PT4 प्लस पे जाना है, PT4 प्लस पे जाना है, ये तो न्यूट्रल है। तो पीटी पर अभी कितना चार्ज आ रहा है आप चेक कर लो, 2 प्लस आ रहा है, 2 प्लस आ रहा है। ठीक है, PT4 प्लस में ले जाने के लिए मुझे Cl-1 होता है, y को 2 करना पड़ेगा, तभी तो पीटी का x, इसका 0, इसका -2 इज इक्वल टू +2। तो पीटी कितना आ जाएगा? +4 पे आ जाएगा। तो पीटी को +4 में लेके जाने के लिए y कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, और PT4 प्लस पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई करता। 2 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ हो चुका है, अभी कितना बाकी है? 4। इन बाइडेंटेट है, एक इन से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो 2 से कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। अब जरा इसको ऐसा पढ़ो, एक इन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 इन 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 और 2 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और पीटी पहुंच कहाँ गया है? +4 पर पहुंच गया, खत्म हो गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। क्वेश्चन है x और y को फाइंड करो। क्लियर हो गया इतना? ठीक। अगला देखो, कहता है कि PT2 प्लस, वो 4 प्लस का था, ये 2 प्लस का है। PT2 प्लस फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स PT NH3 का होल x Cl y। अब पीटी को 2 प्लस पे लाना है, पीटी को +2 पे लेके जाना है, ये तो न्यूट्रल है, +2 पे लेके जाने के लिए इसको 2 होना चाहिए। -2 इज इक्वल टू 0, उधर जाएगा +2। पीटी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करता, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से सेटिस्फाई हो गया, ये मोनोडेंटेट है, यहाँ से 2 कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई। तो पीटी +2 पर भी आ गया इसकी हेल्प से, और पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 2 4 भी सेटिस्फाई हो गया। समझ गए? तो x की वैल्यू कितनी होगी? 2। y की वैल्यू कितनी होगी? 2। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ से लिख रहा हूँ। क्लियर? छोटी छोटी बातें हैं जो हम जनरल रीजनिंग से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। कहता है कि PT4 प्लस, 4 प्लस आया मेरे दिमाग में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 घूमने लगा। फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स PT EN का होल x CLY Z प्लस। ठीक है, 4 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है। तो मान लो ये 1 है, मतलब 2 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, तो ये कितना होना चाहिए? 4। 2 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 2 6। या फिर हो सकता है ये 2 हो, इन 2, 2 का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, बचा कितना? 2, 4 2 6। क्लियर? तो यहाँ से भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिल रहा है, 2 4 6, और यहाँ से भी 2 2 4 और 2 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहाँ से भी आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहाँ से भी आ रहा है। अब मुझे 4 प्लस सेटिस्फाई कराना है, 4 प्लस सेटिस्फाई कराना है। तो आप ही देख लो, यहाँ से 4 प्लस सेटिस्फाई होगा कि यहाँ से 4 प्लस सेटिस्फाई होगा। पीटी का मान लो x, इन का 0, Cl का -1, 4 Cl -4 इज इक्वल टू कितना? -4 इज इक्वल टू, अब कितना होना चाहिए ऊपर?
इज इक्वल टू, अब यही -4 उधर जाएगा, +4, मतलब ये वैल्यू मुझे 0 लेनी पड़ेगी। इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना, 0, लेकिन 0 कहीं किसी ऑप्शन में लिखा नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, 1 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर यहीं से माइनस चार्ज हो गया तो पी टी +4 पर आ जाएगा, फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है। नीचे वाला कॉम्बिनेशन देखो, पी टी का x कितना, x ले लो, इन कितना 0, Cl -1 2 Cl -2 इज इक्वल टू +2, जेड की वैल्यू 2 ले लो, 2 ले लो। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, +4। तो पी टी +4 पर कब आया है, जब z कितना है +2, x कितना है 2, और z भी सॉरी y भी कितना है 2। तो नीचे वाला करेक्ट है, ऊपर वाला कॉम्बिनेशन गलत है। क्लियर हो गया? तो ये छोटी छोटी रीजनिंग की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कहता है CR3 प्लस फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स CrEn का होल एक्स वाई, CrEn का होल एक्स वाई। अब आप सब जानते हैं कि क्रोमियम +3 पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई करता, मतलब ये 3 होगा, और +3 पर हो गया। क्रोमियम +3 पर जाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स की वैल्यू 3 आएगी। अब इसको +3 पे रहना है, दिस इज ऑक्स बैल -2, 3 है -6 इज इक्वल टू वाई, चेक कर लो, y इज इक्वल टू -3 आ रहा, दिस y विल बी इक्वल टू -3। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड अगले 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क पे सामने लिखा हुआ है, देख लो क्वेश्चंस को। क्लास ओवर, गुड लक, पढ़ते रहो, डाउट पूछते रहो।